Hey there, welcome back to this Kafka series. And in this video, we will be talking about the very first thing about Kafka, why it was introduced, and the basic concepts, the basic scenario of Kafka कि हम Kafka पढ़ क्यों रहे हैं. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. तो Kafka was firstly developed by LinkedIn. Okay. So LinkedIn एक वी नो इट इज़ अ सोशल प्लेटफॉर्म. लिंक्डइन को क्यों ज़रूरत पड़ी काफका बनाने की? तो लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो काफ़ी ज़्यादा लोगों का डेटा स्टोर करके रखता है, मतलब रियल टाइम में प्रोसेस करता है. ओके, इट्स जस्ट लाइक अनदर सिस्टम लाइक इंस्टाग्राम, लाइक फेसबुक. बट लिंक्डइन इस मामले में थोड़ा सा सीरियस है कि रियल टाइम में उसको क्या चाहिए था. उसको चाहिए था कि रियल टाइम में हमारा जो भी स्ट्रीम होता है, क्या होता है, स्ट्रीम ऑफ डेटा. ठीक है, इस पे फोकस करना. स्ट्रीम ऑफ डेटा जो आ रहा था यूज़र के पास, मतलब यूज़र का डेटा हमारे लिंक्डइन भाई साहब के पास आ रहा था. ठीक है, तो इस डेटा को हम कैसे प्रोसेस करते हैं. ठीक है, इस डेटा को जब प्रोसेस करने की बात आई, और प्रोसेस करना तो दूर की बात है, उसको रियल टाइम में प्रोसेस करना है. ठीक है, कि डेटा आपका कॉन्टिन्यूस फॉर्म में आ रहा है, आप इस कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ डेटा को कैसे प्रोसेस करते हो आप. ठीक है, इस चीज़ को ईजी बनाने के लिए लिंक्डइन डेवलप्ड सॉफ्टवेयर, या फिर बोल सकते हो आप जिसको आप काफका बोलते हो. ठीक है, तो लिंक्डइन ने इसे बनाया, बट इट वाज मैनेज्ड बाय कॉन्फ्लुएंट. ठीक है, इतना समझ आ गया हमें. अब व्हाट इज काफका. काफका को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि वाइल वी टॉक अबाउट माइक्रो सर्विसेज, ठीक है, वाइल वी टॉक अबाउट micro services, just hold on, let me switch my color. About micro services. ठीक है, तो हमारे पास बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं. जब हम माइक्रो सर्विस की बात करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि AMQP. आप बस इस पे फोकस करना, वर्ड्स पे. AMQP, रैबिट MQ, और हमारे पास हैं गूगल का gRPC. ओके, जस्ट वेट. गूगल का हमारे पास है gRPC, गूगल रिमोट प्रोसीड्यूर कॉल. ठीक है, फिर ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये हम एज अ मैसेज क्यूइंग प्रोटोकॉल बोल सकते हैं. मैं एक स्टोरी लाइन क्रिएट करना चाहता हूँ, मैं डायरेक्टली काफका के ऊपर नहीं आना चाहता. सो बेटर टू अंडरस्टैंड इट फर्स्ट कि रिक्वायरमेंट क्या पड़ी, फिर क्यों आया, फिर कैसे यूज़ करेंगे. ठीक है, तो जब हम माइक्रो सर्विस की बात करते हैं तो हमारे पास ये कुछ क्या है, मैसेज क्यूइंग प्रोटोकॉल. और ये जब जो चीज़ें हैं ना, ये सब जो चीज़ें हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं, इट वाज यूज्ड इन अर्लियर मैसेजिंग सिस्टम. इसका क्या मतलब है? पहले जो हमारे पास मैसेजिंग सिस्टम होती थी उसमें हम ये प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल करते थे. गॉट इट? कैसे करते थे? मैसेजिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो वी हैव व्हाट, हमारे पास क्या है, हमारे पास एक, मान के चलो ये है प्रोड्यूसर. ठीक है, ये है प्रोड्यूसर. इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल भी हम समझेंगे. एंड हियर वी हैव अ कंज्यूमर. ओके, द मेन वर्क ऑफ प्रोड्यूसर इज टू प्रोड्यूस मैसेजेस. प्रोड्यूसर क्या करेगा? मैसेज प्रोड्यूस करेगा. गॉट इट? एंड कंज्यूमर इस मैसेज को कंज्यूम करेगा. ठीक है, बीच में क्या आता है ना, बीच में हमारे पास रहते हैं सर्वर्स.
ठीक है, बीच में क्या रहता है हमारे पास, जस्ट वेट, लेट मी स्विच टू अनदर कलर। वी हैव बीच में हमारे पास क्या है, सर्वर्स। ठीक है, ये सर्वर का क्या काम है, दिस इज माय सर्वर, एंड ये सर्वर क्या करेगा ना, हेल्प करेगा सब चीज़ को मैनेज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल लेट्स कंसिडर प्रोड्यूसर ने कुछ मैसेज भेजा एक्स, ठीक है। अब ये मैसेज सर्वर के पास जाएगा। अब मान के चलो कंज्यूमर ऑफलाइन है, क्या है, ऑफलाइन। तो जब तक ये ऑफलाइन है ये सर्वर के पास स्टोर होके रहेगा, ठीक है। एंड जब कंज्यूमर ऑनलाइन आता है तो सेम मैसेज वापस इसको चला जाएगा, जैसा कि हम व्हाट्सएप में देखते हैं, ठीक है। जब हम व्हाट्सएप की बात करें तो व्हाट्सएप में भी सेम चीज़ होता है, यू आर अ सेंडर, मैसेज सेंड किया आपने, ठीक है। फिर रिसीवर जो होता है, ये जो रिसीवर है उसको मैसेज तभी रिसीव होगा व्हेन ही इज़ ऑनलाइन, मतलब इंटरनेट होना चाहिए उसके पास, तभी उसको मैसेज रिसीव होगा। तो ये जो सिनेरियो है, दिस इज़ अर्लियर टर्म्ड एज सिंपल मैसेजिंग सिस्टम। और इसके अंदर क्यू का कॉन्सेप्ट चलता है। आपने अगर डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास क्या आता है, क्यू, ठीक है। क्या आता है, क्यू। तो मैसेज जो प्रोड्यूसर सेंड करता है वो एज अ क्यू में जाके स्टोर होता है, ठीक है, और वो एक एक करके प्रोसेस होता है। तो अब दिक्कत क्या है कि ये जो मैसेजिंग सिस्टम है ये एक पॉइंट पे फेल करता है। फेल क्यों करता है, आपने देखा होगा कि जब आप व्हाट्सएप पे 1 GB या 2 GB, सॉरी GB लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, या फिर इससे ज़्यादा की फ़ाइल अपलोड करते हो, मतलब सेंड करते हो एज अ डॉक्यूमेंट, डायरेक्टली सेंड नहीं होता, ठीक है। अगर आप एज अ डॉक्यूमेंट सेंड करोगे तो व्हाट्सएप क्या होता है ना, व्हाट्सएप करता है हैंग, ठीक है, आपका व्हाट्सएप हैंग कर जाएगा। उस केस में क्या हुआ ना कि ये हैंग कर गया तो इसका फेलियर ही तो है ना, हमें वेट करना पड़ रहा है फॉर दिस डॉक्यूमेंट टू लोड, वेदर इन ब्राउज़र, वेब ब्राउज़र में करे फिर भी, और आप इसमें करो एप्लीकेशन में करो फिर भी, ठीक है। तो ये हमें वेट करना पड़ रहा है, तो ये सिस्टम मेरे लिए सही नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को हैंडल करने के लिए हमारे पास आए काफ़का भाई साहब। अब काफ़का भाई साहब ने ये बोला कि भाई मैं इस चीज़ को अच्छे से हैंडल कर लूँगा। कैसे करूँगा, क्योंकि मेरे पास वो कैपेबिलिटी है कि मैं हायर अमाउंट ऑफ डेटा, हायर वॉल्यूम ऑफ डेटा को मैं ईज़िली हैंडल कर सकता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ, ईज़िली हैंडल कर सकता हूँ, ठीक है। और इसको मैं क्या बोलता हूँ, मेरी एक फ़ीचर है जिसके अंदर ये आता है कि मैं वॉल्यूम ऑफ डेटा को ईज़िली हैंडल कर सकता हूँ। इस फीचर को हम बोलते हैं हाई थ्रूपुट। क्या बोलते हैं, हाई थ्रूपुट, ठीक है। समझ आ गई चीज़ें, अब आगे बढ़ते हैं। तो यही है मैसेजिंग सिस्टम का, मैंने आपको समझा दिया। क्लाइंट होता है, क्लाइंट ने मैसेज सेंड किया, फिर वापस इधर इसने रिसीव किया दूसरे साइड पे, बीच में हमारे पास मैसेज प्रोवाइडर है, ठीक है। चलो अब हम डेफिनेशन पे आते हैं कि काफ़का की एक्चुअल जो 1 लाइन डेफिनेशन होती है वो क्या हो सकती है, कि काफ़का इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटेड स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म। काफ़का क्या है, काफ़का क्या है, काफ़का इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटेड स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। अब एक एक चीज़ से तोड़ के समझते हैं। बस जब भी आपसे कोई पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय काफ़का, तो यू जस्ट हैव टू टेल इट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटेड स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म। गॉट इट। डिस्ट्रीब्यूटेड का क्या मतलब है,
कोई भी चीज़ डिस्ट्रीब्यूटेड का क्या मतलब होता है? जब मैं बोलता हूँ कि ये चीज़ डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में है हमारे पास, तो मतलब अलग अलग जगह पे है, ठीक है, राइट? तो सेम चीज़ ही तो है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड का मेरे कहने का ये मतलब है, काफका जो है ना, यहाँ समझो, रुको, ये है काफका हमारा, ठीक है, काफका भाई साहब है। अब काफका भाई साहब क्या करते हैं, ये बोलते हैं मैं जो हैंडल करूँगा ना, मैं जितने भी काम करूँगा वो एक क्लस्टर के अंदर करूँगा। ध्यान से समझना इस चीज़ को। काफका क्या बोलता है कि मैं जितना भी काम करूँगा एक क्लस्टर के अंदर करूँगा। क्लस्टर का क्या मतलब होता है? अ ग्रुप ऑफ समथिंग, ठीक है, ग्रुप ऑफ समथिंग, कुछ भी चीज़ का एक ग्रुप को हम क्लस्टर बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे समथिंग में क्या हम ले सकते हैं? यहाँ पे हम ले सकते हैं नोड्स। ओके, यहाँ पे क्या हो सकता है? नोड। तो क्लस्टर के अंदर क्या होता है ना, नोड्स होते हैं। क्लस्टर के अंदर क्या होते हैं? नोड्स। समझो इस चीज़ को। आई नो डायग्राम थोड़ा सा अजीब लग सकता है, बट समझ आ जाएगी इस चीज़ से, ठीक है। सो वी हैव डिफरेंट नोड्स। मैंने क्या बनाया? नोड्स बनाया है जो अलग अलग डेटा सेंटर पे मौजूद हैं। इस चीज़ को समझना, ये जो भी नोड्स है ना, ये एक डेटा सेंटर में है, ये सेकंड नोड जो है ये दूसरे डेटा सेंटर में है। मतलब ये चार नोड का एक कॉम्बिनेशन बनाया मैंने, और ये हर जो है ना, सभी नोड्स ये अलग अलग डेटा सेंटर पे हैं। डेटा सेंटर क्या होता है? जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ सर्वर को स्टोर किया जाता है, ठीक है, कलेक्शन ऑफ सर्वर को जहाँ पे स्टोर किया जाता है। तो ये सारे क्या हैं? अलग अलग डेटा सेंटर पे मौजूद हैं। डायग्राम थोड़ा क्लमजी हो गया, बट लेट मी क्लियर दिस आउट, ठीक है। हाँ, अब ये अलग अलग डेटा सेंटर पे मौजूद हैं। अब ये नोड्स का मतलब क्या होता है, मुझे ये बताओ भैया आप। जो नोट्स आप बना रहे हो, जो स्क्वायर आपने बनाया है, नोट्स का सिंपली मतलब होता है, क्या होता है? सिंपली मतलब होता है सर्वर। थोड़ा ज़्यादा ही जूम इन हो गया है, बट नोट सिंपली मीन्स एज सर्वर। ठीक है। अब एक ऐसा सिस्टम है ये, इसको एक ऐसा सिस्टम मानो जिसमें मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं। नोड्स को मैंने सर्वर बोला, सर्वर को आप क्या बोल सकते हो? कंप्यूटर्स या फिर नोड्स, तीनों का मतलब सेम है इस पॉइंट पे। गॉट इट? ठीक है। ये सब जो नोड्स है ना, ये जितने भी नोड्स हैं ये आपस में साथ काम करते हैं। जितने भी नोड्स हैं ये आपस में साथ काम करते हैं, ठीक है। एंड एक स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करते हैं। क्या वर्कफ्लो बताया मैंने? काफका एक क्लस्टर के अंदर काम करता है, उस क्लस्टर में हमारे पास मल्टीपल नोड्स होते हैं। नोड्स को हम कंप्यूटर भी बोल सकते हैं, सर्वर भी बोल सकते हैं, एंड वो सारे नोड्स आपस में साथ काम करते हैं टू अचीव अ कॉमन गोल, टू अचीव अ कॉमन टास्क, टू प्रोसेस अ कॉमन टास्क, ठीक है। अब क्या आती है चीज़, मान के चलो ये काफका का मतलब ओवरव्यू है, ठीक है। हम अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में क्यों यूज़ कर रहे हैं? आप तो भैया, हम तो एक नोड से भी काम चला लेते हैं, हम तो एक कंप्यूटर से भी काम चला लेते हैं। दिस इज़ अबाउट वन कंप्यूटर, ठीक है। अगर हम वन कंप्यूटर या फिर वन सर्वर या फिर वन नोड के बारे में बात करें, तो मान के चलो मुझे 100 पॉइंट्स को प्रोसेस करना है, 100 पॉइंट्स को प्रोसेस करना है,
ध्यान से समझना, जब मुझे 100 पॉइंट्स को प्रोसेस करना है तो हो सकता है कि इस चीज़ में मेरा एक कंप्यूटर ही है, एक सर्वर ही है, तो इसको टाइम ज़्यादा लग सकता है उसको प्रोसेस करने में, ठीक है। उसकी एफिशिएंसी घट सकती है, परफॉर्मेंस भी घट सकता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम एक डिस्ट्रीब्यूटेड अप्रोच फॉलो करते हैं, ठीक है। एंड वो अप्रोच किस में आता है? काफका के अंदर आता है। काफका क्या करेगा? डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्मेट ऑफ नोट्स को मैनेज करता है, वो नोट्स साथ में काम करते हैं टू अचीव अ कॉमन गोल। अब यहीं पे जब हमारे पास देखो 4, मान के चलो ये सारे जो है ना एक नोड हैं, ठीक है, ये सारे एक नोड हैं, ठीक है, सारे एक नोड हैं, तो हमारे पास 4 नोड हो गए, ठीक है, हमारे पास 4 नोड हो गए। तो जब एक कंप्यूटर के बजाय मैं 4 कंप्यूटर को यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा तो क्या हो जाएगा? और प्रोसेस क्या कितना करना है हमें? 100 पॉइंट्स सॉरी, ठीक है। तो 4 कंप्यूटर जब 100 पॉइंट्स को प्रोसेस करेगा तो 25 आएगा सब पे, समझ रहे हो? तो एक तो लोड कम हो गया भाई साहब, आपका एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। लेटेंसी क्या बोल सकते हैं, लेटेंसी कम होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें दिक्कत दे सकती है। लेटेंसी की बात नहीं कर सकते इसमें वैसे तो हम, क्योंकि वो डिपेंडेबल चीज़ें आ गई कि जब एक चीज़ दूसरी चीज़ पे डिपेंड करती है। यहाँ पे सब साथ काम करते हैं नोड्स, ठीक है, तो परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होगा, लाइक, ठीक है। ये चीज़ हुई हमारी इससे रिलेटेड। तो ऐसे काम करता है काफका। अब ये क्या समझ रहे थे हम समझ रहे थे बस एक वर्ड को डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब, इसका मतलब, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्ट्रीम का मतलब, ठीक है। स्ट्रीमिंग का क्या मतलब होता है? इस डायग्राम में अगर हम देखें कि व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रीम, तो क्या होता है ना, जब आप यूट्यूब पे स्ट्रीम करते हो, जब आप स्ट्रीमिंग का सिंपल मतलब समझो कि एक आप या तो क्रिकेट देख रहे हो या तो आप यूट्यूब देख रहे हो। क्या यूट्यूब का स्पेलिंग तो सही लिख लो, ओके। माई पेन इज़ नॉट वर्किंग, वेट फॉर अ वाइल। हाँ, ठीक है। अब जब क्रिकेट देखते हो या यूट्यूब देखते हो तो इसमें क्या होता है ना, हमारे पास कॉन्टिन्यूस स्ट्रीम ऑफ डेटा आता है सोर्स से, मतलब प्रोड्यूसर से। प्रोड्यूसर मतलब जहाँ पे वो चीज़ स्ट्रीम हो रही है वहाँ से डायरेक्ट कोई सॉफ्टवेयर होगा जो इस चीज़ को प्रोसेस कर रहा है, रियल टाइम डेटा भेज रहा है, वो क्या है? वो एक प्रोड्यूसर है, ठीक है। एंड रियल टाइम में आप इस चीज़ को विजुलाइज कर रहे हो कहाँ पे? अपने टेलीविज़न पे, ठीक है। आप अपने टीवी पे इसको मैच का आनंद ले रहे हो, तो बैकएंड में आपको पता नहीं कि ये चीज़ स्ट्रीम कैसे हो रही है, ठीक है। तो स्ट्रीम का सिंपली मतलब क्या है? इनफाइनाइट डेटा। स्ट्रीम का सिंपली मतलब क्या है? इनफाइनाइट डेटा, ठीक है, जो कभी एंड ना हो, एंडलेस, एंडलेस हो और ये कंटिन्यूअस हो, ठीक है। स्ट्रीम का क्या मतलब होता है? इनफाइनाइट डेटा जो एंडलेस है, जो कंटिन्यूअस फॉर्म में है, ठीक है। और हम इसी कंटिन्यूअस एंडलेस डेटा को क्या करते हैं? प्रोसेस करते हैं, रियल टाइम में प्रोसेस करते हैं, ठीक है। समझ आ गया? या फिर प्रोसेस करते हैं या फिर हैंडल करते हैं, कुछ भी करो, लेकिन रियल टाइम में होनी चाहिए वो चीज़। अब ये डेटा मेरे पास 10 दिन पहले का पड़ा हुआ है, उस पर तो आप कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो ना, लेकिन जो डेटा कॉन्टीन्यूसली रियल टाइम में आ रहा है आपके पास, उस पर प्रोसेस करने के काम में हम क्या करते हैं? स्ट्रीम, ठीक है। मतलब स्ट्रीम में ये चीज़ें आती हैं कि रियल टाइम में आप प्रोसेस करोगे उसको, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी दो वर्ड के बारे में, एक डिस्ट्रीब्यूटेड एंड सेकेंड वन एज स्ट्रीमिंग, ठीक है। ओके, सो डिस्ट्रीब्यूटेड स्ट्रीमिंग हो गया,
आगे बढ़ते हैं। सो काफका के बारे में व्हाट डू यू नो? इफ़ समवन आस्क्स यू दैन इट इज़ जस्ट अ डिस्ट्रीब्यूटेड स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब समझ आया कि हर एक नोड अलग अलग जगह पे अलग अलग डेटा सेंटर में मौजूद है, वो साथ काम करते हैं टू अचीव अ कॉमन गोल। ठीक है। स्ट्रीमिंग का मतलब हमारे पास डेटा जो आ रहा है वो एक कॉन्टिन्यूस फॉर्म में आ रहा है एंड उसमें हम प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो बस आपको एक लाइन याद रखनी है, डिस्ट्रीब्यूटेड स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म। लेकिन इससे तो काम नहीं चलने वाला कि एक लाइन में काफका थोड़ी आ जाएगा, तो हम थोड़ा सा इसका प्रोफेशनल टर्म देखते हैं। प्रोफेशनल में आपको क्या बोलना है? काफका इज़ जस्ट अ सेट ऑफ मशीन। अब आप रिलेट कर पाओगे। काफका इज़ अ सेट ऑफ मशीन वर्किंग टुगेदर। क्या बोल रहा है यहाँ पे? वर्किंग टुगेदर टू हैंडल एंड प्रोसेस। हैंडल भी करना है, उसको प्रोसेस भी करना है। रियल टाइम इनफाइनाइट डेटा। तो रियल टाइम में इनफाइनाइट डेटा को आपको प्रोसेस करना है, तो वो काफका करेगा भाई। इट कैन एक्ट एज अ मैसेजिंग क्यू। अब देखो यहाँ पे मैसेजिंग सिस्टम का हमने बात बताया कि क्या काफका एज अ मैसेजिंग क्यू काम कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, बट मोर लाइकली अ स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म। मतलब ज़्यादातर ये स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के लिए काम में आता है और स्ट्रीम करने में हेल्प करेगा। कंटिन्यूस डेटा को प्रोसेस करने में हेल्प करेगा मुझे। एंड कैन ऑल्सो एक्ट एज अ डेटाबेस। अब देखो यहाँ पे समझ आ गई चीज़ें हमें। ये एज अ डेटाबेस भी काम कर सकता है। अब जब हम डेटाबेस की बात करते हैं तो यहाँ पे कैसे आप बोलोगे, कैसे काफका एज अ डेटाबेस को काम में ला सकता हूँ मैं? मेरे पास और भी तो डेटाबेसेस हैं स्टोर करने के लिए। अब काफका को जो स्टोर करते हो ना आप, देखो पहली चीज़ तो ये है कि आप डेटाबेस की तरफ इसको काम में ले सकते हो। ठीक है। सेकेंड चीज़ जो है वो ये है कि काफका की जो थ्रूपुट होती है, क्या होती है? थ्रूपुट जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को वो ईजिली हैंडल कर सकता है। फर्स्ट चीज़। सेकंड चीज़ ये कि फॉल्ट टॉलरेंट होता है ये। ठीक है। अब बोलोगे भैया फॉल्ट टॉलरेंट क्या है? कि मान के चलो हमने देखा कि बहुत सारे नोड्स मौजूद थे जो आपस में काम कर रहे थे एज अ डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में। ठीक है। अगर मान के चलो कोई एक नोड हमारा फेल कर गया, तो क्या सभी नोड फेल हो जाएंगे? सभी सर्वर्स जो हैंडल कर रहे हैं वो फेल हो जाएंगे क्या? नहीं। ये चीज़ हम तब देखते हैं जब सर्विसेज की बात करते हैं। ये तो सर्वर्स के आपके केस में नहीं बोल सकते, लेकिन जब सर्विसेज के केस में आती है तो मान के चलो एक सर्विस है और ये सर्विस दूसरे सर्विस पे डिपेंडेबल है। ठीक है। तो एक सर्विस फेल होने के वजह से दूसरी सर्विस बंद नहीं होती है। इसी को हम फॉल्ट टॉलरेंट बोलते हैं कि अगर आपका कोई एक सर्विस रुक भी गया किसी भी रीज़न से, तो आपका सेकंड सर्विस रनिंग फेज़ में होगा। वो हम सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है। चलो आगे बढ़ें। एंड हाँ, एक चीज़ और है डेटाबेस के केस में कि जब हम यूज़ करते हैं ना काफका को एज अ डेटाबेस, तो पहली चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि इसका जो रिटेंशन पीरियड है वो आई थिंक 7 डेज़ का है। आप लोग वेरीफाई कर लेना इस चीज़ को। ठीक है। अगर आप क्लियर नहीं करते हो डेटा तो 7 दिन तक वो आपको लॉग रिटेंशन पीरियड तक रहेगा। ठीक है। एंड सेकेंड चीज़ कि जो क्वेरी होती है, क्वेरी करने का क्या मतलब कि आप उस पर कोई कमांड दे रहे हो। आप जैसे आपने काफका का डेटाबेस यूज़ किया तो आप उसमें क्वेरी तो लगाओगे ना। जैसे एसक्यूएल में हम क्वेरीज में खेलते थे, तो काफका के अंदर भी क्वेरीज का है, लेकिन क्वेरी का जो फंक्शनैलिटी है वो ऑप्टिमाइज्ड नहीं है। इसका मतलब आप लोग समझो, मतलब आप क्वेरी तो कर सकते हो लेकिन काफका इनकॉम्पेटेबल है क्वेरी करने के लिए। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि भाई मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डेटा आपको वो हैंडल करके दे रहा है। आप कैसे उस पर क्वेरी परफॉर्म करोगे? उसमें दिक्कत आ सकती है भाई। काफका भाई साहब पहले बता रहे हैं। ठीक है। आप लोग इस पॉइंट को सर्च करना एक बार, क्या काफका क्वेरी
उसको हैंडल करने के लिए, जो भी हम क्वेरी करेंगे उसको हैंडल करने के लिए ऑप्टिमाइज्ड है क्या? आपको मिलेगा नहीं, उतना नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत कर सकते हैं, उतना नहीं है। समझ आ गई चीज़ें? आगे बढ़ें। चलो, अब हम बात करते हैं अ वेरी गुड एग्जाम्पल की अगर बात करें तो देखो, मान के चलो, कंसिडर यू आर वर्किंग ऑन एनी प्रोजेक्ट। तुम किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और तुम्हारे पास दो सर्विसेज हैं। ठीक है, तुम किसी चीज़ पे काम कर रहे हो एंड तुम्हारे पास दो सर्विसेज हैं। फर्स्ट सर्विस है पेमेंट सर्विस की, सेकंड सर्विस है ईमेल सर्विस की। ध्यान से समझना, आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो एंड आपके पास दो सर्विसेज हैं, एक है पेमेंट सर्विस एंड दूसरा है ईमेल सर्विस। पेमेंट सर्विस क्या करता है ना, एक्सेप्ट करता है रिक्वेस्ट को फ्रॉम यूज़र टू डिपॉजिट मनी इन द बैंक अकाउंट। मतलब ये जो पेमेंट सर्विस है, ये यूज़र से क्या करेगा ना, रिक्वेस्ट लेगा। यूज़र क्या करता है, डिपॉजिट मनी रिक्वेस्ट, मनी को डिपॉजिट करने के लिए रिक्वेस्ट करेगा पेमेंट सर्विस के, मतलब उसको पेमेंट सर्विस को रिक्वेस्ट करेगा। सेकंड आती है ईमेल सर्विस। अब ईमेल सर्विस क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा एक रिक्वेस्ट, किसके थ्रू? अब पेमेंट सर्विस क्या करेगा ना, सेंड करेगा मेल टू ईमेल सर्विस। ठीक है, उसके बाद ईमेल सर्विस उसको रिस्पॉन्स देगा। समझना इस फ्लो को, ईमेल सर्विस उसको रिस्पॉन्स देगा, फिर जाके ये पेमेंट सर्विस वेरीफाई होगा एंड इसका मनी सबमिट हो जाएगा, जो भी ये यूज़र है सक्सेसफुली डिपॉजिट हो जाएगा। ये समझ आया कि मतलब यूज़र ने रिक्वेस्ट की डिपॉजिट मनी की पेमेंट सर्विस को। अब पेमेंट सर्विस क्या करेगा, पहले सेंड, मतलब एक रिक्वेस्ट करेगा ईमेल सर्विस को कि आप मेल सेंड करो, फिर ईमेल सर्विस को मेल सेंड करेगा एंड फिर वेरीफाई होने के बाद मनी डिपॉजिट हो जाएगा। अब इसमें आप लोग दिक्कत बताओ मुझे कि किस पॉइंट पे दिक्कत है। अच्छा, दिक्कत बताने से पहले ये समझो कि ये जो पेमेंट सर्विस ईमेल सर्विस को रिक्वेस्ट कर रहा है वो एक HTTP बेस्ड है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। रिक्वेस्ट, जो भी रिक्वेस्ट होता है वो HTTP बेस्ड है। ठीक है, अब बताओ मुझे कि इस पर्टिकुलर डायग्राम में आपको दिक्कत क्या लग रही है? कोई दिक्कत नहीं है भैया, बहुत सही चल रहा है। यूज़र ने लाइक रिक्वेस्ट किया पेमेंट सर्विस को, पेमेंट सर्विस ईमेल सर्विस को रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप ईमेल भेजो, ईमेल रिसीव होने के बाद डिपॉजिट हो गया मनी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन व्हेन यूज़र सेंड्स पेमेंट डिपॉजिट रिक्वेस्ट, द पेमेंट सर्विस प्रोसेसेस द रिक्वेस्ट। इतना समझ आया? उसको प्रोसेस करता है, देन सेंड अ मेल टू द यूज़र फॉर पेमेंट सर्विस। ईमेल सर्विस को वो फिर क्या कर रहा है, मेल का रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, अब दिक्कत ये है सबसे बड़ा कि पेमेंट सर्विस जो है ना, पेमेंट सर्विस जो है ये डिपेंडेबल है किस पे, ईमेल सर्विस पे। समझना इस पॉइंट को, लेट मी क्लियर दिस आउट। समझना, पेमेंट सर्विस जो है वो ईमेल सर्विस पे क्या है, डिपेंडेबल। मैं अपने फैमिली पे डिपेंडेंट हूँ, ठीक है, ऐसा। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, प्रॉब्लम क्या आएगी? प्रॉब्लम आएगी पहला लेटेंसी की। अब आप लोग एक एक वर्ड को ध्यान में रखना, इसको लिखते जाना या समझते जाना कि जब पेमेंट सर्विस ईमेल सर्विस पे डिपेंडेबल है तो सबसे पहला प्रॉब्लम आएगा लेटेंसी का। अगर ईमेल सर्विस स्लो हुआ, लेटेंसी का मतलब समझा रहा हूँ मैं कि अगर ईमेल सर्विस बहुत ही स्लो हुआ, ठीक है, तो पेमेंट सर्विस को तो वेट करना पड़ेगा ना। अगर ये किसी भी कारण से बहुत स्लो है तो पेमेंट सर्विस को तो वेट करना होगा, राइट? ठीक है, सेकेंड चीज़ अवेलेबिलिटी। इसका क्या मतलब होता है, अगर किसी कारणवश ड्यू टू सम ऑफ द रीजंस, ड्यू टू एनी रीज़न ईमेल सर्विस हमारा क्या हो जाता है, डाउन। ड्यू टू एनी रीजंस ईमेल सर्विस गोज़ डाउन।
डाउन मतलब एकदम शट डाउन, बंद हो गया किसी भी कारण के वजह से, ठीक है। तो पेमेंट सर्विस भी फेल हो जाएगा, पेमेंट सर्विस विल फेल। मतलब ऐसा समझो कि आप लोग मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, मैं अपने फैमिली पे डिपेंडेंट हूँ। तो अगर बुरे समय में वो मेरा साथ नहीं दे रहे हैं तो मैं खुद का भी साथ नहीं दे सकता फिर, क्योंकि मेरे अपने ही मेरे साथ नहीं दे रहे तो मैं कैसे दे सकता हूँ खुद का साथ। वही कंडीशन है कि पेमेंट सर्विस डिपेंडेंट था ईमेल सर्विस पे, लेकिन ईमेल सर्विस फेल हो गया तो पेमेंट सर्विस भी फेल हो जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं अवेलेबिलिटी। थर्ड इज़ थ्रूपुट। थर्ड क्या है हमारे पास? थ्रूपुट। थ्रूपुट का क्या मतलब होता है कि इफ़ द ईमेल सर्विस, अच्छा ठीक है, मान के चलो ईमेल सर्विस जो है ना ये 100 रिक्वेस्ट को प्रोसेस करती थी, तो पेमेंट सर्विस भी 100 रिक्वेस्ट को ही प्रोसेस करेगा। समझ आई चीज़ें? यहाँ पे स्केलेबिलिटी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होगी। क्या होगी? स्केलेबिलिटी। मतलब हो सकता था कि पेमेंट सर्विस अच्छा परफॉर्म करे ईमेल सर्विस से, या ईमेल सर्विस अच्छा परफॉर्म करे पेमेंट सर्विस से, लेकिन दोनों साथ काम कर रहे हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेबल हैं। तो जब ईमेल सर्विस भी 100 रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर रहा है तो पेमेंट सर्विस भी 100 को ही करेगा, 200 को नहीं करेगा वो। इस केस में स्केलेबिलिटी हमारी क्या हो जाती है? रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। समझ आई चीज़ें? मतलब डिपेंडेबल का गेम है यहाँ पे। इतना सिनेरियो समझ आ गया आपको। दिक्कत क्या थी? लेटेंसी, अवेलेबिलिटी एंड थ्रूपुट। लिख लेना इस चीज़ को। अब बात करते हैं दूसरा सिनेरियो की। दूसरे सिनेरियो में हम क्या कर रहे हैं? अच्छा चलो पहले का और भी डिसएडवांटेज हम बात करें तो मान के चलो फ्यूचर में, ठीक है, अभी तो मेरे पास 2 ही सर्विस हैं यहाँ पे, पेमेंट सर्विस एंड ईमेल सर्विस। बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट मल्टीपल सर्विसेज। ठीक है, अगर मेरे पास ये सर्विस X है, ये सर्विस Y है एंड ये सर्विस Z है, तो हमें क्या करना है ना, हमें नहीं, पेमेंट सर्विस को मल्टीपल रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? मल्टीपल, जस्ट वेट, I don't know why my pen stops working every time. Okay, wait. So sorry for the inconvenience, but what can I do? ये नेटवर्क इशू की वजह से भी होता है। Let me check my internet. Okay. Yes, we got our thing. So ये पेमेंट सर्विस क्या करेगा ना, मल्टीपल रिक्वेस्ट करेगा। पेमेंट सर्विस क्या करेगा? मल्टीपल रिक्वेस्ट, अलग अलग सर्विसेज के पास, सर्विस X के पास भी वो रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, सर्विस Y के पास भी रिक्वेस्ट कर रहा है, Z के पास भी रिक्वेस्ट कर रहा है। तो पहले तो दो ही सर्विस थे, पहले तो एक ही सर्विस था, मतलब ईमेल सर्विस पे वो डिपेंडेबल था। अब मल्टीपल सर्विसेज पे वो डिपेंडेबल है। कौन? पेमेंट सर्विस। अब क्या दिक्कत आएगी भैया? इस कंडीशन में हम अगर लेटेंसी की बात करें, तो सेम चीज़ है, अदर सर्विस भी डिपेंड करती थी पेमेंट सर्विस पे। अच्छा चलो ये तीनों सेम ही होगा यार, क्योंकि पहले भी सिनेरियो सेम था, अभी भी सिनेरियो सेम है, बस नंबर ऑफ़ सर्विसेज को हमने इंक्रीज़ कर दिया तो और लोड बढ़ जाएगा पेमेंट सर्विस के पास और इसकी एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी। तो यही तीनों प्रॉब्लम इस सिनेरियो में भी होगा। समझ आए? तो इस दोनों सिनेरियो में प्रॉब्लम सेम होगा, लेटेंसी, अवेलेबिलिटी, थ्रूपुट। ठीक है, चलो अब तीसरी चीज़ देखते हैं। अब बीच में आ गए भाई साहब काफका। यहाँ से गेम चेंज होने वाला है। अभी तक आपने क्या देखा कि पहले मैसेजिंग सिस्टम में क्या प्रॉब्लम आता था? मैसेजिंग सिस्टम की बात हटाओ, यहाँ पे पहले प्रॉब्लम क्या आता था कि डिपेंडेंसी थी एक सर्विसेज की दूसरे सर्विसेज पे। अब बीच में भाई साहब काफका आए एंड बोले अब सारा कुछ मैं देखूँगा,
ठीक है। तो पहले क्या होता था, पहले पेमेंट सर्विस वाज डायरेक्टली सेंडिंग एन HTTP रिक्वेस्ट टू सर्विसेज। गॉट इट। अब दिक्कत ख़त्म हो गई, ठीक है, क्योंकि अब वो डायरेक्ट रिक्वेस्ट किसको कर रहा है, पेमेंट सर्विस रिक्वेस्ट करेगा काफका को, ठीक है, ठीक है। मतलब जो भी हम मैसेज सेंड करेंगे, मैसेज डिपॉजिट रिक्वेस्ट, तो पेमेंट सर्विस क्या करेगी, काफका को रिक्वेस्ट करेगी, और काफका आगे जाके सारी चीज़ों को कब देना है, कैसे देना है, वो मैनेज करेगा। इतना समझना है बस अभी के लिए, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ बीइंग डिपेंडेबल डायरेक्टली टू अदर सर्विसेज, पेमेंट सर्विस अब बस काफका पे भरोसा करता है। ध्यान से समझो, पहले क्या हुआ कि पहले वी वर यूजिंग मल्टीपल सर्विसेज, पेमेंट सर्विस को भरोसा था कि जब मैं दूसरे सर्विसेज से बात करूंगा या फिर कम्युनिकेट करूंगा तो वो टाइम पे रिप्लाई कर देंगे, बट ऐसा नहीं हुआ इस सिनेरियो में। अब पेमेंट सर्विस सोच रहा है कि मैं चलो भाई साहब काफका का यूज़ करता हूँ, तो पेमेंट सर्विस अब सिर्फ और सिर्फ किस पे भरोसा करते हैं, पेमेंट सर्विस सिर्फ भरोसा करते हैं हमारे काफका के ऊपर, ठीक है। अब काफका की जिम्मेदारी है कि पेमेंट सर्विस के भरोसे को बनाए रखना, ठीक है। अब वो कैसे बना के रखता है वो बाद में देखेंगे। अभी देखो कि एडवांटेज, कि काफका को यूज़ करने के बाद हमारे एडवांटेजेस में क्या क्या चेंज आए। पहली बात आती है लेटेंसी की। अदर सर्विसेज नाउ डिपेंडिंग अपॉन काफका इंस्टेड ऑफ पेमेंट सर्विस। पहली जितनी भी सर्विसेज थी वो डायरेक्टली किसको भेजती थी, सारा डेटा, सारा रिस्पॉन्सेस पेमेंट सर्विस को। अब वो डिपेंडेबल नहीं है, अब ये दोनों डिपेंडेबल नहीं है आपस में, ठीक है। अब ये तीनों किसको भेजेंगे, काफका को भेजेंगे। तो लेटेंसी क्या हुई, अच्छी हो गई ना लेटेंसी। सेकंड अवेलेबिलिटी। अब देखो अवेलेबिलिटी का क्या मतलब था कि अगर कोई एक डाउन जाता है तो वो भी डाउन जाएगा, ठीक है। अगर कोई एक सर्विस डाउन जाता है तो पेमेंट सर्विस भी डाउन जा रहा था पहले तो, ठीक है, बट अभी ऐसा नहीं है, ठीक है। अवेलेबिलिटी का क्या मतलब होता है कि हम काफका को स्केलेबल कर सकते हैं, ओके, काफका को स्केल कर सकते हैं, काफका को मैं इंक्रीज़ कर सकता हूँ, इसकी लाइक एफिशिएंसी को, इसके परफॉर्मेंस को। जस्ट वेट फॉर अ वाइल, नेटवर्क की वजह से यार मेरा दिस पेन इज़ नॉट वर्किंग एनी मोर। यस, गॉट इट। सो वही बोल रहा था मैं कि हम काफका को ना स्केल कर सकते हैं बीच में। स्केल करने का मतलब परफॉर्मेंस इंक्रीज़ कर दो, एफिशिएंसी इंक्रीज़ कर दो, ये हम कर सकते हैं। एंड एक बात जो आपको यहाँ ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफका इज़, लिख लो, काफका इज़ हॉरिजॉन्टली स्केलेबल। काफका जो है वो हॉरिजॉन्टली स्केलेबल है, ठीक है, मतलब उसको हॉरिजॉन्टली स्केलेबल कर सकते हैं। अब स्केलेबिलिटी कैसे की जाती है, कितने टाइप्स के होते हैं, वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे या इसके बाद ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपको अवेलेबिलिटी समझ आ गई कि हम कर सकते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि सारी सर्विसेज डाउन जाएंगी, ये तीनों में से कोई भी, तो पेमेंट सर्विस को कोई इफेक्ट पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा। थर्ड आती है थ्रूपुट। काफका का जो थ्रूपुट है भाई साहब वो बहुत हाई है, आराम से मिलियंस ऑफ डेटा को हैंडल कर सकता है। मिलियंस तो भाई साहब ज़्यादा हो गया, बट ठीक है, लाख 50 लाख ऐसा बोल सकते हो, क्योंकि मैंने टेस्ट भी कर रखा है तो मुझे आइडिया है कि हाँ अच्छे से कर लेगा। कुछ सेकेंड्स का वो टाइम लेता है, बट हाँ बहुत अच्छा इसका रिटर्न है, ठीक है। थ्रूपुट काफ़ी अच्छा है, इतना समझना है। फ्यूचर की अगर बात करें तो पेमेंट सर्विस को अब इससे लेना देना नहीं है। क्या है, लेना और देना कुछ नहीं है, ठीक है। अब इसको मतलब भाड़ में जाए सारी चीज़ें, सारी सर्विसेज, पेमेंट सर्विस को खुद से मतलब है, खुद से नहीं, काफका से मतलब है।
इसने काफका को दे दिया जो भी कमांड्स थे, जो भी रिक्वेस्ट थी, अब वो टेंशन फ्री हो गया। तो यही है फ्यूचर का, कि फ्यूचर को सोचना ही नहीं है उसका। ठीक है, तो ये सारी जो फंक्शनैलिटी है ना, एडवांटेजेस हैं, वो काफका भाई साहब के आने के बाद है। ठीक है, आगे बढ़ें, जस्ट वेट फॉर अ वाइल, हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है हमारे पास? ओके ओके ओके, हियर वी गो। ठीक है, चलो यहाँ तक बात कर लेते हैं हम आज। अब स्केलेबिलिटी का क्या मतलब होता है? स्केलेबिलिटी का सबसे पहले आप मतलब समझो कि एक मेथड होता है जिसके हेल्प से हम a method used to handle increased load or to improve performance। ठीक है, एक ऐसा तरीका है जिससे हम क्या कर सकते हैं, लोड को अच्छे से इंक्रीज़ कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। आपने लोड बैलेंसिंग सुना होगा, काफ़ी अच्छे तरीके से करता ही है। या फिर आप उसके परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करना चाहते हो। ठीक है, अब स्केलिंग में दो चीज़ आती है। स्केलिंग दो तरीके की होती है, एक होती है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग और एक होती है वर्टिकल स्केलिंग। ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में क्या होते हैं, हम नंबर ऑफ़ नोड्स को इंक्रीज़ करते हैं। हाँ, यहाँ पे भी बोल सकते हो कि नोड इज़ इक्विवेलेंट टू कंप्यूटर्स इज़ इक्विवेलेंट टू सर्वर्स। तीनों का मतलब यहाँ पे आप ले सकते हो सेम। मतलब आप नंबर ऑफ़ नोड्स को बढ़ा दो, आप कंप्यूटर की संख्या को और बढ़ा दो, ये होता है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में। बट जब हम वर्टिकल स्केलिंग की बात करते हैं तो वर्टिकल स्केलिंग में क्या होता है, नंबर ऑफ़ रिसोर्सेज को बढ़ाए जाते हैं। क्या बढ़ाए जाते हैं? रिसोर्सेज को बढ़ाए जाते हैं। अब मान के चलो मैं एक कंपनी में एम्प्लॉयर हूँ। ठीक है, मैं एक कंपनी में एम्प्लॉयर हूँ। अब मान के चलो कि कोई काम एक्स्ट्रा हो गया। आई एम वर्किंग इन कॉर्पोरेट, मैं सीधा साधा सा बंदा हूँ, कॉर्पोरेट में जॉब करता हूँ। अब मेरे पास काम था डेली का X। ठीक है, अब मेरे जो बॉस है उसको ज़्यादा काम आ गया कि और भी काम करना है Y। तो बॉस मुझे बोलेगा कि भाई X के साथ साथ तुम Y काम भी कर लो। ठीक है, तो बॉस के पास ये ऑप्शन तो था, ये रहा मेरा बॉस, एंड इसके पास ऑप्शन तो था कि ये वाई काम के लिए नेक्स्ट दूसरा एम्प्लॉयर हायर करें। तो हायर करने का मतलब नोट्स इंक्रीज़ कर ले। ठीक है, लेकिन बॉस ने दूसरा तरीका अपनाया। बॉस ने मुझे क्या बोला कि ठीक है भाई, तू वाई काम कर ले, मैं तेरा रिसोर्स बढ़ा दूंगा। रिसोर्स बढ़ा दूंगा का मतलब पैसा बढ़ा दूंगा। ठीक है, समझ आया? तो दो तरीके से काम हो सकता है, या तो एम्प्लॉयर को हायर कर लो या फिर आधे पैसे मुझे ही दे दो, मैं ही काम कर दूंगा। राइट? तो यहाँ पे मेरे रिसोर्सेज की बात आ गई, पैसे की बात आ गई, तो डेफिनेटली मैं करूँगा। ठीक है, तो अब हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करते हैं। पहले तो बेनिफिट्स देखते हैं। जब हम किसी भी चीज़ को हॉरिजॉन्टली स्केल करते हैं, हॉरिजॉन्टली स्केल का मतलब आपको समझ आ गया अब कि हम नोड्स या फिर नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स या फिर नंबर ऑफ़ सर्वर्स को इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो पहली चीज़ लोड डिस्ट्रीब्यूशन। आप लोग लिख ही लो यार, रुको, समझना तो अच्छे से समझो यार, आधा अधूरा समझने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बॉस को हटाओ साइड से। ठीक है, चलो, जब हम हॉरिजॉन्टल स्केलिंग की बात करते हैं तो सबसे पहला बेनिफिट, हम बेनिफिट पे बात कर रहे हैं, तो लोड डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, काफका के क्लस्टर के अंदर सबसे मेन पार्ट होता है ब्रोकर भाई साहब का।
एक साइड प्रोड्यूसर, एक साइड कंज्यूमर। वैसे मैं आर्किटेक्चर नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगा, बट दिस इज़ प्रोड्यूसर, दिस इज़ कंज्यूमर, ओवरव्यू दे रहा हूँ अभी। और बीच में आते हैं हमारे पास ब्रोकर भाई साहब। अब अगर मुझे हॉरिजॉन्टल स्केल करना है काफका के भाई साहब को, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, नंबर ऑफ ब्रोकर को इंक्रीज़ कर दूँगा। नंबर ऑफ ब्रोकर को इंक्रीज़ कर दूँगा। मैं कितने भी नंबर ऑफ ब्रोकर्स को ले सकता हूँ। तो जितना नंबर ज़्यादा होगा ब्रोकर भाई साहब का, उतना ही बढ़िया तरीके से मेरा लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा। समझो इस कॉन्सेप्ट को। लोड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब, मुझे बहुत सारे मिलियंस ऑफ ट्रैफिक आ गए, डेटा आ गए मेरे पास, काफका के पास, तो वो क्या करेगा, सिंपली नंबर ऑफ ब्रोकर्स को इंक्रीज़ कर लेगा, ठीक है, ताकि उसको अच्छे से हैंडल कर सके। तो ये पहला बेनिफिट है कि हम ब्रोकर्स को इंक्रीज़ कर लेंगे तो हो जाएगा काम। सेकंड, फॉल्ट टॉलरेंस। फॉल्ट टॉलरेंस, नंबर ऑफ ब्रोकर को जब हम इंक्रीज़ करते हैं ना, जब आप नंबर ऑफ ब्रोकर्स को इंक्रीज़ करते हो तो आपकी क्या इंप्रूव होती है, फॉल्ट टॉलरेंस, ठीक है। ब्रोकर का मतलब कि अगर मान के चलो मैं एक के बजाय 5 ब्रोकर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मान के चलो एक ब्रोकर हमारा काम करना बंद भी कर दे तो 4 एफिशिएंटली काम करेंगे, ठीक है, 4 एफिशिएंटली काम करेंगे, ये सीन है। तो फॉल्ट टॉलरेंस भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। थर्ड है हमारे पास पार्टीशनिंग। क्या है पार्टीशनिंग? पार्टीशनिंग से क्या समझते हैं हम, ठीक है, पार्टीशनिंग कैसे समझाऊं। काफका में ब्रोकर्स होते हैं, ठीक है, काफका के क्लस्टर के अंदर हमारे पास ब्रोकर होते हैं। ब्रोकर के अंदर होते हैं टॉपिक्स, ऐसे ही बता रहा हूँ, बट नेक्स्ट लेक्चर में हम आर्किटेक्चर अच्छे से समझेंगे। टॉपिक्स के अंदर होते हैं पार्टीशंस, ठीक है। तो बस इतना समझो कि पार्टीशनिंग बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म हो जाएगी, पार्टीशनिंग एफिशिएंटली हो सकता है, ठीक है, अभी ज़्यादा नहीं समझना। तो पहला लोड डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड फॉल्ट टॉलरेंस एंड तीसरा पार्टीशनिंग, ठीक है। अब हम बात करते हैं वर्टिकल स्केलिंग में जो बेनिफिट्स आते हैं उसकी, ठीक है। तो वर्टिकल स्केलिंग में जब हम रिसोर्सेज की बात करते हैं तो रिसोर्सेज में क्या क्या आ जाएंगे, रिसोर्सेज में आ जाती है रैम, आप बढ़ा सकते हो, आप सीपीयू बढ़ा सकते हो। पैसा की बात नहीं करना क्योंकि वो बॉस का एग्जाम्पल था। यहाँ पे हमें रैम बढ़ाना होगा, मेमोरी बढ़ानी होगी, स्टोरेज बढ़ाने होंगे, तो ये सब आ जाता है वर्टिकल स्केलिंग में, ठीक है। इसकी बेनिफिट की अगर हम बात करें तो सेम तो नहीं बोल सकते। पहला बात है रिसोर्स का यूटिलाइजेशन, रिसोर्स यूटिलाइजेशन फर्स्ट, ठीक है। तो फर्स्ट आ गया रिसोर्स यूटिलाइजेशन। रिसोर्स का बहुत तगड़ा अच्छे से आप यूज़ कर सकते हो, परफॉर्मेंस इंक्रीज हो सकता है, मतलब लाइक इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल ब्रोकर्स। जितने भी ब्रोकर हैं, अब जितने भी आप ये यूज़ करते हो ना ब्रोकर्स क्लस्टर के अंदर, वो उसका रिसोर्स यूटिलाइजेशन काफ़ी अच्छे लेवल पे होगा अगर आप वर्टिकली स्केल करते हो तो, ठीक है। सेकंड, अगर आप वर्टिकली स्केल कर रहे हो तो सिंपल है अपने लिए ये वर्टिकल स्केल करना, ठीक है। क्योंकि सिंपल क्यों है, क्योंकि हमें एडिशनल नोड्स नहीं चाहिए, एडिशनल नोड्स नहीं चाहिए, ठीक है। पहला रिसोर्स यूटिलाइजेशन कि बहुत अच्छे तरीके से रिसोर्स का यूटिलाइज करेंगे ब्रोकर्स। सेकंड, सिंपल है क्योंकि हमें एडिशनल नोड्स नहीं चाहिए, सर्वर्स नहीं चाहिए जो मेरा दिमाग ख़राब करें। थर्ड है, ओके, थर्ड क्या है हमारे पास, लेस ओवरहेड, लेस ओवरहेड। ओवरहेड का क्या मतलब होता है, झंझट। सिंपल भाषा में समझो, ओवरहेड का झंझट, झंझट से क्या है, लेस एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क। एडमिनिस्ट्रेशन का जितने भी काम है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क्स,
वो बहुत ही कम रहेगा। लेकिन जब आप इसके हॉरिजॉन्टल स्केलिंग की बात करते हो तो ब्रोकर्स का नंबर ज़्यादा हो जाता है, नोट्स ज़्यादा हो जाते हैं हमारे पास, तो हर एक को मॉनिटर करो, हर एक के लिए आप चीज़ें देखो, तो वो लेंदी है थोड़ा सा हमारे साथ। ठीक है, तो ये आ गई बात स्केलेबिलिटी की, समझ आया? तो ये हमने देखा हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी, हमने देखा वर्टिकल स्केलेबिलिटी। एंड यस, हम एंड पे आ गए हैं इस लेक्चर के। एंड इस लेक्चर में हमने बहुत इंट्रोडक्शन समझा काफका का, हमने समझा क्यों यूज़ आता है, उसकी डेफिनेशन देखी हमने। अगर कोई सिंगल लाइन में पूछे तो इट इज़ जस्ट एन डिस्ट्रीब्यूटेड स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब पता है आपको, स्ट्रीमिंग का मतलब पता है। ठीक है, देयर आफ्टर हम उसको बोले थे कि ये एक कलेक्शन ऑफ नोड है जो साथ काम करता है किसी अच्छी चीज़ को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, और एज अ डेटाबेस ये काम कर सकता है, क्यों और क्या आप इस पर अच्छे तरीके से क्वेरी कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए ये ऑप्टिमाइज़ नहीं है। लॉग रिटेंशन पीरियड बोलते हैं इसको, जो 7 डेज़ का होता है, लॉग रिटेंशन पीरियड। ठीक है, लिख लेना। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। फिर हमने देखी स्केलेबिलिटी। अच्छा, एग्जाम्पल देखा कि एग्जाम्पल में पहले क्या होता था, अब काफका के आने के बाद क्या डिफरेंसेस देखने को मिले मुझे। ठीक है, उसके बाद स्केलेबिलिटी की बात की हमने। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल बी टॉकिंग अबाउट द कंप्लीट आर्किटेक्चर। ठीक है, हम इसके बारे में बात करेंगे। मीनवाइल अगर आपको कोई इससे रिलेटेड नोट्स चाहिए, ठीक है, नोट्स अराउंड 60-65 पेजेस के हैं, तो अगर आपको वो चाहिए तो यू कैन मेल मी ऑन मेल में डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूंगा एंड आप लोग वहाँ पे मेल कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस डे। लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बता देना कैसा लगा एंड डू लेट मी ऑल्सो नो दैट इफ यू डेंट अंडरस्टैंड एट एनी पॉइंट। ठीक है, किसी पॉइंट पे दिक्कत आई समझने में, नहीं समझ आया, लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम, तो डू लेट मी नो, ओके, सो दैट आई कैन इम्प्रोवाइज इट लेटर। थैंक यू फॉर दिस lecture. See you soon.